नमस्कार एक बार फिर से मेरे सभी प्यारे दर्शकों को और स्वागत करती हूँ मैं दिशा आप सभी का एस्ट्रो दीपक दुबे जी के चैनल पर। तो आइए इस ज्योतिष चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दीपक जी, जैसा हम पिछले सेशंस में ज्योतिष चर्चा जो कर रहे थे, विवाह से संबंधित बहुत सारे इशू हमने डिस्कस करे और आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि विवाह जब भी हम कंपैटिबिलिटी देखते हैं तो सृजन का कार्य है। तो जब भी हम सृजन की बात करते हैं तो कंपैटिबिलिटी के बाद जो सबसे एक मेजर चीज आती है वो होती है संतान। जी। तो संतान उत्पन्न होगी नहीं होगी या कोई प्रॉब्लमेटिक चीजें आएंगी, तो संतान भाव में अगर कोई दोष है उन चीजों को कैसे समझा जा सकता है? कुंडली मिलान के समय जब हम लोग बात कर रहे थे तो हमने चर्चा करी थी नाड़ी दोष को लेकर के। सबसे ज्यादा अंक जो है कूट मिलान में 8 अंक नाड़ी पर ही है जी। तो या तो वो पूरा मिलता है 8 या 0 होता है जी। तो एक तो अगर सामान्य कुंडली मिलान आप कर रहे हैं जी। तो देखिए कि नाड़ी दोष तो नहीं है, क्योंकि अगर नाड़ी दोष होगा तो उसमें क्या होता है, कई लोग उसको हेल्थ से लेके जोड़ते हैं, लेकिन हेल्थ से उसका मतलब नहीं है उतना ज्यादा। उसका मतलब संतान से है। और अगर नाड़ी दोष है तो ऐसा देखा गया है कि मिसकैरेज कई बार होता है ऐसे लोगों को। तो एक तो नाड़ी दोष हो तो अवॉइड करें। अब एक अगला प्रश्न होता है जो मैं खुद ही आपसे मतलब कह करके बता रहा हूँ कि भाई नाड़ी दोष है तो विवाह करें कि ना करें। जी बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि नाड़ी दोष हो तो आप बिल्कुल विवाह मत करिए। जी। कई बार नाड़ी दोष चंद्र, जैसा मैंने पहले भी कहा कि चंद्रमा अगर एक ही राशि में है तो कूट मिलान बहुत अच्छा होगा, लेकिन नाड़ी दोष आने की संभावना बन जाती है नक्षत्र वगैरह के कारण। तो अब ऐसे कंडीशन में आप नाड़ी दोष से पहले एनालिसिस करिए कि आपका पंचम भाव जो संतान का कारक होता है कुंडली में, लग्न कुंडली में हमारा 12 भाव कई चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो 5वां भाव होता है वो आपकी शिक्षा, संतान, बौद्धिक क्षमता, निर्णय शक्ति, इन सब चीजों को डिफाइन करता है। तो संतान भाव पर ग्रहों की क्या स्थिति है, क्या कोई शुभ ग्रह संतान भाव पे बैठा है या संतान भाव का कारक, जैसे मान लीजिए मेष लग्न है तो सिंह राशि हो गई, तो क्या सूर्य है वहां पर या मंगल है या बृहस्पति है, तो शुभ ग्रह है तो संतान की प्राप्ति होगी। अशुभ ग्रह है और शत्रु ग्रह है तो संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन फिर संतान हो करके शत्रुवत व्यवहार करेगी। संतान तो हो जाएगी लेकिन वो संतान आपके साथ बड़े होकर के शत्रुवत व्यवहार करेगी। अच्छा, ये हम देख सकते हैं। हाँ, देख सकते हैं कि किस चीज का है। एक उदाहरण इसमें मैं आपको दूंगा। जी। भगवान श्री राम की उदाहरण कुंडली मानी जाती है, प्रभु श्री राम की उदाहरण कुंडली मानी जाती है। एग्जैक्ट वही है कि नहीं, क्योंकि परंपरा लिख तो नहीं मालूम, लेकिन लोग शास्त्रों में विद्वानों ने ऋषि मुनियों ने एक उदाहरण कुंडली बनाई कि उनकी कर्क लग्न की कुंडली है और कर्क लग्न की कुंडली में उनका जो पंचमेश मंगल है वो सप्तम भाव में उच्च का होकर बैठा है। अच्छा, ठीक है। तो पंचमेश, अब कर्क लग्न के लिए पंचम भाव का स्वामी हो गया मंगल जी। मंगल होके बैठा उच्च भाव में, सप्तम राशि में, भाव में जी। तो अब जो भी जिस भाव का स्वामी अगर उच्च का होके बैठेगा तो वो क्षेत्र आपका प्रभावशाली होगा। अच्छा। तो संतान बहुत प्रभावशाली होगी, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, यानी लव कुश बहुत प्रभावशाली होगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन देखिए, मैंने कहा कि संतान शत्रुवत व्यवहार कर सकती है अगर तो मंगल कहां बैठ गया? शनि की राशि में। मकर राशि है शनि की जी। और शनि जो है कर्क लग्न चंद्रमा के परम शत्रु हैं और मंगल के भी शत्रु हैं। और मंगल की राशि उच्च राशि में बैठकर मंगल देख रहा है नीच राशि को, कर्क को, नीच राशि पर। तो भगवान श्री राम एक तरह से बच्चों से परास्त हुए थे, मतलब रोका गया था कि रुक जाओ रुक जाओ। लक्ष्मण को भी बांध दिया, हनुमान को भी बांध दिया, राम को बस सीता माँ ने रोका कि रुक जाओ, मतलब उस पर आकर के वो स्टोरी में उसको रोका गया है, क्योंकि संतान बहुत प्रभावशाली हो गई लेकिन व्यवहार शत्रुवत हो गया कि चिढ़ गए कि यदि इन्होंने ऐसे किया तो युद्ध अगर होता तो राम हार जाते। तो अगर संतान भाव का स्वामी शत्रु राशि में बैठा है तो संतान शत्रुवत व्यवहार करेगी, और अगर उच्च का हो गया तो आप उस बच्चे से हार जाएंगे, अपने बच्चे से। तेजस्वी तो होगा लेकिन आप उससे हार जाएंगे। डिपेंड करता है कैसा होगा, तो ये सब एनालिसिस हो सकती है। अब तो नाड़ी दोष अगर हो लेकिन संतान भाव शुभ भाव में हो, अच्छा, तो बच्चे हो जाते हैं नाड़ी दोष होने के बावजूद, 1-2 मिसकैरेज होगा। और अगर नाड़ी दोष हो तो जैसे ही गर्भ धारण, मैं यहाँ 4 ही बता दूं महत्वपूर्ण, क्योंकि अलग से बताना कई बार छूट जाता है।
नाड़ी दोष अगर हो आप पति पत्नी की कुंडली, क्योंकि दो एक में से नहीं होता, वो दोनों कुंडली की मैचिंग में नाड़ी दोष आ जाता है, अकेले में तो अच्छा। आएगा नहीं, अकेले में तो खाली संतान भाव आएगा। जी। तो अगर नाड़ी दोष हो तो जैसे ही आप प्रेग्नेंट हो तुरंत गर्भस्थ शिशु के लिए भी महामृत्युंजय कराया जा सकता है। अच्छा। हाँ, उसमें होता है अजन्मा, आपका संकल्प होगा आपके गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य, कल्याण एवं आयु, आरोग्य एवं आयु प्राप्त के लिए, गर्भावस्था के शिशु के लिए भी महामृत्युंजय और तुरंत करवाना चाहिए जैसे ही आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट हो गए। अन्यथा नाड़ी दोष में मिस कैरेज की संभावना बहुत ज्यादा होती है। और अगर पंचम भाव भी खराब है, पंचम भाव में कोई खराब ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी संतान को कष्ट होता है, तो उसमें फिर हमको उस ग्रह की भी शांति पूजा करनी। लेकिन अगर केवल नाड़ी दोष और बाकी चीजें ठीक हैं तो प्रेग्नेंट होते ही आपको महामृत्युंजय अनुष्ठान करा देना चाहिए। तो दीपक जी, क्या सिर्फ नाड़ी दोष अगर कुंडली मिलान के वक्त नजर में आया है तो क्या वही एक कारक होता है कि जैसे हम बहुत से केसेस देखते हैं, बहुत से हमारे दर्शक और क्लाइंट्स होते हैं जो कहते हैं कि उनकी संतान टिक नहीं रही है, बहुत सारे मिसकैरेजेस फेस करे हैं, तो क्या इन सब चीजों को पहले से आंका जा सकता है? और क्या नाड़ी दोष ही वो एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से मिसकैरेजेस होते हैं या अबॉर्शंस होते हैं? नहीं, अगर उस समय क्रूर ग्रह की दृष्टि या क्रूर, जैसे हमारे शनि की नीच दृष्टि पड़ रही हो जी, मंगल की दृष्टि पड़ रही हो शत्रु जी, या मंगल अपनी राशि भी बैठा है, तो मंगल जो है अल्प संतति का कारण है। मंगल मेष राशि पे भी पंचम पे बैठा हो या कर्क में वृश्चिक का मंगल होके मंगल बैठा हो, तो संतान तो होगी लेकिन एकाक संतान खराब हो सकती है। मंगल की दृष्टि या मंगल की उपस्थिति मिसकैरेज के लिए बहुत प्रभावशाली है, कारक हो जाती है, नाड़ी दोष ना हो तब भी। शनि की दृष्टि भी कारक होगी। राहु मंगल की युति हो रही है, अंगारक योग बन रहा है, ग्रहण योग बन रहा है, सूर्य राहु एक साथ बैठ गए, सूर्य केतु एक साथ बैठ गए, चंद्रमा राहु एक साथ बैठ गए, चंद्रमा केतु एक साथ बैठ गए, तो भी बच्चा खराब होगा। अच्छा। एक योग होता है, उसको ज्योतिष में सुतहंता योग कहा गया है। सुतहंता मतलब व्यक्ति अपने बच्चे को मारने वाला होता है। अच्छा। जो एबार्सन है वो क्या है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एबार्सन जो है वो आप अपने बच्चे स्वेच्छा से कराया आपने, तो कराया नहीं, किल कर रहे हैं आप, अपने बच्चे को मार रहे हैं आप जी, जब पैदा है वैसे मार देना है, तो उसको सुतहंता योग कहा जाता है जी। वो अक्सर उत्पन्न होगा अगर पंचम भाव में केतु बैठा है। तो किसी व्यक्ति के पंचम भाव में केतु है तो 90% चांस है कि वो एबार्सन कराएगा। अच्छा जी, जी। और फिर संतान के कारण जीवन में बहुत दुख पाएगा, बहुत दुख हो भी जाती है ना कई बार। ऐसे लोगों को अगर संतान हो भी गई बाद में तो बहुत कष्ट, आप देखते हैं कि बच्चा ही आपको उठा करके ले आके अनाथालय में छोड़ाता है जी, बहुत से केसेस आते हैं। या आपके पास रहता ही नहीं एकदम, मतलब आपका जीना खूब पढ़ लिख लेगा लेकिन आपके पास संतान है लेकिन संतान सुख नहीं है। बहुत कष्ट देने वाला संतान उत्पन्न होता है, क्योंकि आप मारे होते हैं ना, आप बच्चे को मारे होते हैं एक, तो अब वो जो बच्चा दूसरा आएगा उत्पन्न होगा, कई बार वही बच्चा लौट के आता है। अच्छा। और फिर आपका जीना हराम कर देगा जिंदगी में, मतलब नरक कर देगा आपकी लाइफ को। तो मेरा तो अनुभव, जितने एबॉर्शन वाले लोग हैं लाइफ में किसी न किसी मोड़ पर आकर के बच्चों के कारण बहुत परेशान होते हैं, और फिर वो आने वाले अक्सर ये अच्छा देखिए, कानून भी एबॉर्शन को वैलिड नहीं करता है, बहुत जगह तो असंवैधानिक है, बिल्कुल धर्म बिल्कुल अलाउ नहीं करता, और जो है इसका प्रायश्चित भी नहीं है, इसमें कष्ट आना ही आना है, जीव हत्या है आपने। और कई बार यह अच्छा आता भी है पितृदोष के कारण। जनरली जब पितृदोष पे हम लोग अलग से चर्चा कर लेंगे विषय पर, आप इसको नोट भी कर सकते हैं दर्शकों के लिए आगे के लिए। पितृदोष कुंडली में होगा तो बच्चे खराब होंगे, आप करोगे, फिर वो एक चेन रिएक्शन उत्पन्न होता है, फिर आपने जब अबॉर्शन हुआ तो वो भी पितृदोष का कारक बनेगा और आगे चल के बच्चों संबंधी समस्या होगी। एक दो पीढ़ी आते आते फिर घटना दुर्घटना, घर में अशांति, ये सब चीजें शुरू हो जाती हैं। तो वो बहुत मुश्किल है, कठिन चीज है। तो एक तो आप सभी दर्शकों को कार्यक्रम के माध्यम से अपील करूंगा कि एबॉर्शन ना कराएं आप। अब तो एडवांस सिस्टम में बहुत सी चीजें हैं कि बच्चे नहीं हो, वो एक अलग विषय है, लेकिन एबॉर्ट ना कराएं आप, क्योंकि वो उस दोष का कोई प्रायश्चित नहीं है। क्योंकि मैं देखिए सनातन से हूँ, धर्म से जुड़ा हुआ, तो मैं धर्म की भी थोड़ी बहुत बात करूंगा। बिल्कुल, ऑर्थोडॉक्स नहीं होना है, आपको एकदम से अंधभक्ति नहीं करनी है, लेकिन कुछ चीजों को समझना चाहिए, क्योंकि देखिए कर्म पीछा नहीं छोड़ता हमारा, बहुत जरूरी है, बहुत कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ता, उसका परिणाम आज नहीं तो कल अवश्य आता है। जब हम एक अबोध बच्चे को, जिसको ज्ञान नहीं है, तो वो चीज अच्छा। दूसरी फिर मुद्दे पर आ जाऊं कि नाड़ी दोष के अलावा पंचम भाव पर क्रूर ग्रह हो,
पंचम भाव पर क्रूर ग्रहों का प्रभाव हो, पंचमेश अपने से 6, 8 और 12 का संबंध बना, से विवाह भंग योग बन रहा था ना, 6, 8, 12 मैंने बोला, उसी तरह से संतान भंग योग भी होता है जी। अच्छा। अगर पंचम भाव का स्वामी अपने से 6, 8, 12 में बैठ गया तो जल्दी बच्चा नहीं होगी, संतान भंग योग बन जाता है, यानी संतान या तो होगी नहीं जल्दी, बहुत कठिनाई से, कई लोगों को देखते हैं आप शादी हो गया 10 साल 12 साल 15 साल बच्चा ही नहीं हो रहा, तो ये भी एक कारक होता है। दूसरा, वीनस का बड़ा रोल है पुरुषों की कुंडली में। शुक्र अगर कमजोर है, शुक्र अगर बुध और सूर्य के साथ बैठ गया है, फिर स्पर्म काउंट कम हो जाएगा, आप चेक करा के देख लीजिएगा। एस्ट्रोलॉजी बहुत साइंटिफिक भी है। बिल्कुल, ये तो बच्चे जल्दी पैदा ही नहीं होते। तो ऐसे बहुत से कंडीशन हैं जहां केवल नाड़ी दोष नहीं है, तो कई बार हम लोग क्या करते हैं कि नाड़ी दोष से ही मान लेते हैं कि नाड़ी दोष से तो बच्चा नहीं होगा। ऐसा नहीं है, नाड़ी दोष होते हुए भी अगर पंचम भाव मजबूत है, वहां शुभ ग्रहों का प्रभाव है, मजबूत ग्रह बैठे हुए हैं, तो आपको बच्चे होंगे। और अगर पंचम भाव खराब है, पंचम भाव दूषित है, तो नाड़ी दोष ना रहे और पंचम भाव पे ग्रहण योग बन रहा है, मारक ग्रह बैठे हुए हैं, तो ऐसे कंडीशन में बच्चे से संबंधित जो है वो कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ेगा, मिसकैरेज का भी सामना करना पड़ सकता है। आपकी प्रवृत्ति ऐसी होगी कि आप अपने, ऐसी कंडीशन आपके सामने आएगी कि आप अबॉर्ट करें बच्चे को, या ऐसी स्थिति आती है कि बच्चा पैदा तो होगा लेकिन वह आपके साथ शत्रुवत व्यवहार करे या उसके कारण आप बहुत परेशान रहें। तो इस तरह की स्थितियां होती हैं जिसके लिए सिर्फ नाड़ी दोष जिम्मेदार नहीं है। तो संतान योग में अगर कुछ कठिनाइयां, तो सिर्फ हम उसको रिलेट नहीं कर सकते कि नाड़ी दोष है तो संतान में समस्याएं आएंगी। तो दीपक जी, एक क्वेश्चन लास्ट हमारा ये रहेगा इस सेशन में कि अगर इस तरह के दोष हैं, इस तरह के कुछ डायनामिक्स आपको अपनी कुंडली में दिख रहे हैं, तो उन संतान भंग योग जिसे हम कह रहे हैं, उनसे बचने के लिए एक आध क्या उपाय हो सकते हैं? मैं तो वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ, इसलिए वैदिक सिस्टम को फॉलो करता हूँ जी, क्योंकि देखिए जो जिस पद्धति का होगा उस पद्धति की बात करेगा। बिल्कुल। तो मेरा तो, मैं एस्ट्रोलॉजर होते हुए मैंने कोई जैसे रत्न वगैरह मैं नहीं धारण करता जी। ऐसा नहीं कि रत्न प्रभावशाली नहीं होते, उन पे चर्चा बाद में कर लूंगा जी। लेकिन मैं पूजा पाठ और दैवी उपासना और शक्ति को बहुत महत्व देता हूँ, और हमने उसके प्रभाव को देखा है। अनुभव किया, देखा कि अनुभव किया अपने जीवन में और अपने लोगों के साथ भी जी। तो पहली बात तो ये, पहली तो प्रिकॉशन पे आऊंगा कि अगर आपकी कुंडली में पंचम भाव खराब है, पंचम भाव पे खराब ग्रह बैठ रहे हैं या उनकी स्थिति ठीक नहीं है, और विवाह अभी आप नहीं किए हैं, तो विवाह करते समय ये ध्यान रखें कि जो भी वर हो या कन्या हो, लड़का हो या लड़की हो, उसका पंचम भाव बहुत मजबूत हो। पहली सावधानी जो है सबसे बड़ी सुरक्षा है, नंबर 1। नंबर 2, अपनी कुंडली में अगर जिसमें दोष हो, उस कुंडली में उससे संबंधित वैदिक शांति पूजा उस ग्रह की आप कराएं। ग्रहण दोष हो तो ग्रहण की, या केतु मारक बैठा है तो वो, या अगर पंचम मेष जो है वो चला गया 6, 8, 12 का संबंध बना रहा है अपनी राशि से, तो उस कंडीशन में उस ग्रह से संबंधित पूजा अनुष्ठान, उस ग्रह से संबंधित देखना पड़ेगा कि रत्न रिकमेंड किया जाए ना किया जाए, जेमस्टोन। और फिर कुछ ऐसी पूजाएं हैं जो ग्रह के अलावा भी बहुत प्रभावी हैं। अच्छा। जैसे संतान की प्राप्ति के लिए जो है एक संतान गोपाल अनुष्ठान होता है, पॉपुलर है, सुने होंगे, संतान गोपाल अनुष्ठान। हाँ, भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की उसमें आराधना होती है, उनके मंत्रों का जप होता है, 1.25 लाख मंत्रों का जप। या माँ स्कंद माता का अनुष्ठान बहुत कारगर है। भगवान शिव का प्रदोष व्रत जो है वो प्रचलन में है बहुत ज्यादा, वो विवाह नहीं हो रहा है, विवाह से संबंधित समस्याओं में भी कारगर होता है, और संतान प्राप्ति के लिए भी प्रदोष व्रत जो है वो लाभकारी है। तो अनुष्ठान 2 बड़े आप करा सकते हैं, संतान गोपाल, माँ स्कंद माता। और ग्रह जो खराब है वो अब देखना पड़ता है कितना ज्यादा प्रॉब्लम है, कहीं बहुत प्रॉब्लम होती है तो बहुत कुछ करना पड़ता है। अगर पितृदोष भी है, मतलब आपकी कुंडली में वंश वृद्धि नहीं आ रहा है, तब तो प्रोटेक्शन के लिए चीजें, वन दुर्गा तक का अनुष्ठान करना पड़ता है कि आगे आने वाली पीढ़ी में सुरक्षित हो, आप पहले प्रोटेक्ट हो। थर्ड पावर इफेक्ट है, वो पितृदोष पे जब बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे। कुंडली में पता चले कि थर्ड पावर इफेक्ट भी कहीं दिख रहा है, तब तो फिर ग्रह शांति पूजा से कुछ होगा ही नहीं। तो ऐसे में फिर वन दुर्गा अनुष्ठान करिए, फिर ग्रह शांति पूजा करिए, तो मतलब बहुत चीजें। तो लेकिन वो सारा कुछ डिपेंड करता है कि कुंडली में प्रॉब्लम है कितनी। पता चले कि पंचमे से थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है तो जेमस्टोन से भी काम चल जाएगा। ठीक है, जेमस्टोन भी सपोर्ट कर देगा, मतलब विटामिन की जरूरत है, हीमोग्लोबिन तो है थोड़ा सा कम हो रहा है, तो गाजर खा लो, हो जाएगा, चुकंदर खा लो। और अगर प्रॉब्लम ज्यादा है तो फिर उसकी शांति पूजा पे जाना पड़ेगा, फिर उससे संबंधित और अनुष्ठान करने पड़ेंगे। मेडिकली कहीं कोई कमी है तो आप उसका भी लीजिए, ये मैं नहीं कहता कि शांति पूजा से हो जाएगा,
क्योंकि कई बार आपके शरीर में कुछ कमियां होती हैं, उसको आप जी। दिखाइए, डॉक्टर को दिखाइए, कहीं कोई डिजीज है, कहीं कि महिलाओं को कोई प्रॉब्लम है, पुरुष में प्रॉब्लम है, तो आप मेडिकल भी लें। और अगर दोष है कुंडली में तो विलंब बहुत मत करिए। कई बार आजकल विवाह होता है, लोग तो सोचते हैं कि 28 साल 30 साल में तो शादी किए, जी फिर बोलेंगे 3 साल अभी एंजॉय कर रहे हैं, फिर जी 35 के बाद आप ट्राई करना शुरू करते हैं। जी तो वो ना करके, अगर कुंडली में दोष हो तो बच्चे के मामले में प्रयोग मत करिए, क्योंकि बाद में जितनी तकलीफ बहुत जल्दी हाँ, एफर्ट्स आप आप अगर लगाएं। कुंडली दिखाया, कुंडली से मालूम हो जाएगा कि जी दिक्कत है, फिर आप जी मेडिकली, एस्ट्रोलॉजिकली जो भी आप चीजें कर सकते हैं जी उसको जी करके उसको कोशिश करिए कि जी इसमें सफलता प्राप्त हो जाए। जी। जी। दीपक जी, ये बहुत ही अच्छी और रोचक चर्चा रही है, क्योंकि विवाह, करियर, इनसे जुड़े सवाल हमारे दर्शक बहुत पूछते हैं। और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी ज़्यादा एफर्ट्स के साथ में हमारे दर्शकों को हर एक बारीकियों के बारे में समझाया है, क्योंकि आम जनता उन चीज़ों को नहीं समझ पाती है, और आपने बेहतर तरीके से उन चीज़ों को समझाया है। और आशा करती हूँ कि हमारे जितने भी दर्शक हैं, उन्होंने जो भी प्रश्न हम तक अपने पहुँचाए थे, उनका समाधान, उनके जवाब हमने उन तक पहुँचाए हैं और आगे भी पहुँचाते रहेंगे इसी चैनल के माध्यम से हमारे ज्योतिर्विद दीपक दुबे जी के साथ। तो अपने सवाल हम तक भेजना ना बंद करें, अपने सवाल हम तक भेजें, और नेक्स्ट एपिसोड में फिर एक विशेष चर्चा के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।